नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या कनेक्शन है। एंथ्रोपोलॉजी एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो काफ़ी अलग-अलग सब्जेक्ट से रिलेट करती है, जैसे कि सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एक्सेट्रा। हर एक का अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब हम इंसान और उनकी सोसाइटी को समझने की बात करते हैं, तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए इनको एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी का कनेक्शन। हिस्ट्री, ये वर्ड आया है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है इंक्वायरी यानी जांच और इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री बेसिकली पास्ट इवेंट्स को समझने और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करती है, स्पेशली इलिटरेट सोसाइटीज की हिस्ट्री को, जिनमें लिखित रिकॉर्ड्स मिलने जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पैपिरस रिकॉर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी भी इंसानों के पास्ट को स्टडी करती है, लेकिन ज़्यादा इवोल्यूशनरी और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रांस बोआस, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के फाउंडर रहे, उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ करके प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ की लाइफ को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। एएल क्रीबर ने भी अपनी दो फेमस पेपर हिस्ट्री एंड साइंस इन एंथ्रोपोलॉजी, जो उन्होंने सन 1935 में लिखी, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक एट हिस्ट्री, जो उन्होंने 1966 में लिखी, इनमें बताया कि प्री लिटरेट सोसाइटीज को समझने के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़रूरी है। ई इवंस प्रिचर्ड ने 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी का एम और मेथड फंडामेंटली एक ही है, सिर्फ इनसाइट और अप्रोच का ही तो डिफरेंस है। दोनों का अप्रोच एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, अनलाइक एक्सपेरिमेंटल साइंसेस जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में काम करती हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, किसकी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी की, तो हिस्ट्री मेजरली कॉज ऑफ इवेंट्स को समझने पे ध्यान देती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूशन, कल्चर, सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन पर फोकस करती है। दूसरा है, हिस्ट्री मोस्टली किंग्स और फेमस पर्सनालिटीज पर फोकस करती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी हर ह्यूमन बीइंग को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है। एंथ्रोपोलॉजी का टाइम स्केल वाइडर होता है, जबकि हिस्ट्री स्पेसिफिक और डिटेल इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी के रिश्ते को समझने में। इकोनॉमिक्स बेसिकली प्रोडक्शन, कंजम्पशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी है। यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजी का एक बड़ा रोल है, स्पेशली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी मेनली देखता है कि गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज अलग अलग सोसाइटीज में कैसे होता है। सिंपल सोसाइटीज का बार्टर सिस्टम हो या मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम, दोनों ही एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में आते हैं। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेशनल इकोनॉमिक मैन यानी होमो इकोनॉमिकस वाले कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं। ये कहना कि हर इंसान सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसीजन लेता है गलत है। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस भी डिसीजंस को शेप करती हैं, जो कि अगर हम सोचें तो एक तरह से सही भी है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस इकोनॉमी और एंथ्रोपोलॉजी में। इकोनॉमिक्स मेजरली मार्केट एक्सचेंज को फोकस करता है, जबकि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी मटेरियल और इमटेरियल एक्सचेंज दोनों को कंसिडर करती है। इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है जो बताता है कि लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए, जबकि एंथ्रोपोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है जो एनालाइज करती है कि लोग वाकई क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स मोस्टली अपनी सोसाइटी के इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंट सोसाइटीज और कल्चर पर ध्यान देते हैं। तो ये हमने ब्रीफ में देखा कि इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी में एक छोटा सा ब्रीफली कनेक्शन कैसे है। अब हम तीसरी फील्ड जब देखते हैं, तो उसमें हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का क्या कनेक्शन है। सोशियोलॉजी बेसिकली सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप और कल्चरल इंटरेक्शंस को स्टडी करता है। ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी का सबसे क्लोज डिसिप्लिन है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी मेनली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज करती है और क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करती है,
सोशियोलॉजी का फोकस ज़्यादा क्वांटिटेटिव डाटा और क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे पर होता है। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, तो सोशियोलॉजिस्ट ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी को स्टडी करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रिमिटिव और इंडिजिनियस कल्चर को भी एनालाइज करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्रॉस कल्चरल स्टडीज पर फोकस करता है, जबकि सोशियोलॉजी अपनी सोसाइटी के इंटरनल डायनामिक्स को एनालाइज करता है। तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि सोशियोलॉजिस्ट के लिए लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग उतनी चैलेंजिंग नहीं होती है जितनी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए होती है, जो कंप्लीटली अलग कल्चर सेटिंग में काम कर रहा होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हर सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट भी होता है, लेकिन हर सोशियोलॉजिस्ट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं होता। एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप सोशल रिलेशनशिप से आगे बढ़कर बिलीफ्स, रिचुअल्स और वैल्यूज तक भी एक्सटेंड करता है। इसके बाद हम आते हैं ये देखने कि साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशन है। साइकोलॉजी यानी मानव मन और व्यवहार का अध्ययन एक ऐसा विषय है जो दिमाग, व्यवहार और अनुभव के संबंध को समझने की कोशिश करता है। यानी कि ब्रेन, बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। ये सोसाइटी का एक व्यक्ति के थॉट, इमोशंस और बिहेवियर पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझने का प्रयास करता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उनका उपचार, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस का संबंध और लोग कैसे ज्ञान को प्राप्त, संगठित, याद और इस्तेमाल करते हैं अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, ये सब साइकोलॉजी का विषय है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन विद इन टाइम को स्टडी करता है। मनुष्य अकेला जीवित नहीं रह सकता, बल्कि अपने समाज का एक उत्पाद है। मैन इज अ सोशल एनिमल। समाज का व्यक्ति पर और व्यक्ति का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। साइकोलॉजिकल स्टडीज एक पूर्ण और व्यापक समझ बनाने के लिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी की मदद लेते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर और दिमाग की मॉडलिंग को स्पष्ट करने के सहायक होती है। इस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी एक दूसरे के लिए पूरक हैं। बैरेट के अनुसार ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी हिस्टोरिकल रूप से इस बात के विरोध में रही है कि सामाजिक जीवन को समझने के लिए साइकोलॉजी जैसी अन्य शाखाओं का सहारा लिया जाए। एमिली दुर्खाइम का कहना था कि जब भी किसी सामाजिक घटना का मनोवैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तब हम मान सकते हैं कि ये गलत है। दूसरी तरफ अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ने साइकोलॉजी को अधिक स्वीकृति दी, खासकर व्यक्ति पर केंद्रित अध्ययन को। बुआस ने व्यक्ति और समझ के संबंध में रुचि दिखाई थी, जिसे आगे कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में विकसित किया गया। मार्गरेट मीड ने जब कमिंग ऑफ एज इन समोआ और रूथ बेनेडिक्ट ने जब पैटर्न्स ऑफ कल्चर में ये दिखाया कि कैसे पर्सनैलिटी कल्चर को प्रभावित करती है और कैसे एक समाज में व्यक्ति के व्यवहार, पर्सनैलिटी और इमोशनल रेगुलेशन को विकसित करती है, तो एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी के रिलेशन में गहराई दिखी। आज के समय में साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक विशेष पर्सपेक्टिव के रूप में हो रही है, जो एटीट्यूड, वैल्यू, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस और एडोलेसेंस पर केंद्रित है। एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहला, सोशल एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक समूह का अध्ययन करता है, जबकि साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का। दूसरा, सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर का स्टडी करते हैं। तीसरा, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सनालिटी सिस्टम को एक कांस्टेंट एलिमेंट मानकर सोशल स्ट्रक्चर के भेदों का अध्ययन करता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट सोशल स्ट्रक्चर को स्थिर मानकर पर्सनालिटी सिस्टम के अंतर का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइकोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक रिलेशन, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कैसे बन रहा है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो डिसीजन मेकिंग में पावर के वितरण और ट्रांसफर, गवर्नेंस रोल्स का, सिस्टम्स का, राजनीतिक व्यवहार का और पब्लिक पॉलिसीज का अध्ययन करता है। ये मानव स्वभाव और राजनीतिक संगठन के मॉरल पर्पस पर केंद्रित होता है। ये भी देखता है कि राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में कैसे काम करती हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी मानव समूह के संगठन को समझने में मदद करती है,
जिसमें सफलता इनकी संस्थाओं की व्यवस्था और सामूहिक सहयोग पर निर्भर करती है। डेवलपमेंट एज अ होल। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी सोशल सिस्टम के उस हिस्सों का अध्ययन करती है जो पावर, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल कोहेजन से जुड़े होते हैं। इसी वजह से एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे के पूरक हैं। दैट मीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की फिलोसॉफी सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पावर, जस्टिस, पॉलिटिकल सेटअप जैसे कॉन्सेप्ट समझने में मदद करती है। ये सिंपल सोसाइटीज की व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं का विकास और अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में भी सहायक होते हैं। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडमंड लीच का कहना था कि पावर सभी सोशल लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी के लिए सेंट्रल यूनिट ऑफ स्टडी भी है। फंक्शनलिज्म से जुड़ा एक और योगदान इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है जो एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को देता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। पॉलिटिकल साइंस की जड़ क्लासिकल फिलोसॉफी और मॉरल थिंकर्स के विचारों में है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी एम्पायरिकल डेटा, इवोल्यूशनलिज्म, बायोलॉजी और सोशल थिंकर्स के फिलोसॉफी पर आधारित है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी समाज के कुल व्यवस्था को अध्ययन करता है, जबकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट राजनीतिक संस्थाओं और उनके संगठन पर सेंट्रलाइज्ड होते हैं, है ना? तो एंथ्रोपोलॉजी अधिकतर सिंपल सोसाइटीज का अध्ययन करता है, जहां राजनीतिक और अन्य गतिविधियों में ज्यादा ओवरलैप ना हो, जबकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा नहीं करता। पॉलिटिकल साइंस कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज पर ध्यान देता है। लोकल पॉलिटिकल सिस्टम्स जो अभी ट्रेडिशनल कल्चर से प्रभावित भी होती हैं या फिर उनसे इम्पैक्ट होती हैं, उनके अध्ययन में सोशल एंथ्रोपोलॉजी का योगदान हो जाता है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस और सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपस में एक कोहिजन में जुड़े हैं, इंटरट्वाइंड हैं। दोनों के थॉट्स और थ्योरीज एक दूसरे को हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। फिर आता है लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जो जीवित प्राणियों को अध्ययन करता है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। इसमें बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इकोलॉजी, बायोटेक जैसे विषय शामिल है। एंथ्रोपोलॉजी भी ह्यूमंस का एक व्यापक अध्ययन करता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंसान को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में देखता है और ह्यूमन इवोल्यूशन इवोल्यूशन सॉरी प्राइमेट्स के साथ रिलेशन और फिजिकल ह्यूमन और मेंटल ह्यूमन का अध्ययन करता है। ये एथनिक और रेशियल डिफरेंसेस पर भी ध्यान देता है। ये जूलॉजी, मेडिकल साइंस और इकोलॉजी जैसे लाइफ साइंसेस से जुड़ा है। इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक की मदद ली जाती है। फिर आता है मेडिकल साइंस। ये एक ऐसा विषय है जो मानव शरीर के क्रिया विज्ञान और उसके विकास का अध्ययन करता है। सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में इसमें शामिल हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, खासकर पैथोलॉजी और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पर। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन दोनों को जोड़ता है। जेनेटिक और हेरिडिटरी डिजीजेस जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस का अध्ययन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस के बीच में संबंध को और मजबूत बनाता है। अर्थ साइंसेस पृथ्वी की संरचना, उसके अलग अलग लैंडफॉर्म्स, पानी, हवा और रॉक के फॉर्मेशन का स्टडी करता है। तो अब बात करेंगे हम अर्थ साइंसेस और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में रिलेशन की। पेलियोन्टोलॉजी, स्टेटिग्राफी, जियोक्रोनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पर हम पृथ्वी और ह्यूमन इवोल्यूशन की गहन समझ देते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स का स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। अर्थ साइंसेस और एंथ्रोपोलॉजी दोनों में ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ धरती पर कैसे शुरू हुई और ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये समझने में लगे होते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स कैसे हुआ, या फिर अगर हम इसको थोड़ा डीप उसमें बोलें तो इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। जबकि अर्थ साइंटिस्ट उस नेचुरल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जो इस विकास में सहायक के बाधक बने।
फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे अप्लाइड फील्ड्स ह्यूमन लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट डालते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी और अर्थ साइंसेस के बीच में एक और मजबूत जोड़ बनाता है। तो इस तरह हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस और अर्थ साइंस से जुड़ा है। ये इंसान और उनकी सोसाइटीज को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता है। आज के टाइम में रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग भी एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा रोल है, चाहे वो ट्राइबल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, पॉलिसी मेकिंग हो या सोशल चेंज का एनालिसिस हो। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे फील्ड्स, दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिश्ता है, कैसे कनेक्शंस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, और हमने इन चीज़ों को ब्रीफ में समझने की कोशिश करी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अगले यूनिट के साथ। धन्यवाद।